हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी क्लासेस। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में वर्णमाला। वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वो वाली ध्वनियाँ होती है जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे ए, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते। जो हमारी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण से मिलके बनते हैं अक्षर। अक्षर से बन जाता है पद या फिर शब्द। शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य और वाक्य हमारी भाषा की सार्थक इकाई होती है। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे राम और गया। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे राम के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? रे, आ, मैं, ए। इनके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे ही गया के अंदर है गे, ए, ये, आ, जिनके और खंड नहीं हो सकते। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जो हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह या फिर उनके समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में जो वर्णों की गणना होती है वो दो आधार पे की जाती है, दो बेसिस पे की जाती है। जो वर्णों की गिनती होती है हिंदी में दो बेसिस पे की जाती है। पहली होती है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ण है। हमारी जो हिंदी भाषा है इसके अंदर टोटल 45 वर्ण है उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर, जिनमें 10 स्वर आते हैं और 35 व्यंजन आते हैं। 35 व्यंजन कैसे आते हैं? 35 तो हमारे मूल व्यंजन होते हैं और दो हमारे जो नए व्यंजन है, जो उपक्षिप्त व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, उनको मिलाकर 35 व्यंजन आते हैं। सेकंड जो हमारी जो वर्णों की गिनती होती है वो लेखन के आधार पर होती है, लिखने के आधार पर होती है। लिखने के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो 52 है। 52 कैसे है? जिसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर, दूसरे व्यंजन। स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, जिनको हम बोल सकते हैं उनको हम स्वर स्वर कहते हैं। स्वर या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की हवा बिना रुके मुख से निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। जिनमें जो हवा होती है, फेफड़ों के अंदर जो हवा भरी होती है बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 मानी गई है। लिखने के आधार पर इनकी संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या केवल 10 ही मानी गई है, क्योंकि जो रीडी होती है, रीडी को री की संज्ञा दी जाती है। इसका उच्चारण री होता है, इसलिए इसको स्वर में स्थान नहीं दिया गया है। और बाकी दो जिनको लिखने के आधार पर स्वर माना गया है वो अयोगवा होता है, जिनको ना तो स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन माना गया है। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरे संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ। संयुक्त दूसरे आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे वाले स्वर जो दो स्वर को मिलके बनते हैं, वे वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अय। अय किससे मिलके बना है? ए और ए से मिलके बना अय। और औ। औ ए प्लस ओ से मिलके बना। नेक्स्ट आता है मूल स्वर के भेद। ये किसके बेसिस पे होता है? उच्चारण काल के आधार पर होता है, इस समय के आधार पर होते हैं। पहले आता है ऋश्व स्वर, दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे आता है प्लुत स्वर। ऋश्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें सबसे कम समय लगता है, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर इनके अंदर कितने एक मात्रा का समय लगेगा, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा, ये होता है हमारे ह्रस्व स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से स्वर होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनमें जो ह्रस्व स्वर थे उनसे दुगना समय लगे जिनको ये उच्चारण में, उनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। या फिर 2 मात्राओं का समय लगता है, उनको बोलता है दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनता है। ये दो शब्दों के योग से बने हुए होते हैं। जैसे आ किस किस के योग से बनता है? ए और ए, दो ए मिलके बनाते हैं आ। ऐसे ही बड़ी, बड़ी दो छोटी ई के मिलने से एक बड़ी ई बनेगा। बड़ा ऊ भी ऐसे ही बनेगा, छोटे दो छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। वैसे ही ए, ए और ई के मेल से बनता है ऐ, ए और ए के मेल से बनता है। ओ किसके मेल से बनेगा? ए प्लस ऊ। औ किसके मेल से बनेगा? ए प्लस ओ। पलुत स्वर। पलुत स्वर कौन से स्वर होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, पलुत स्वर कहलाता है। पलुत स्वर वे वाले स्वर होता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है, उनको पलुत स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। जब हम इनको बोलते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है हमको, हमें इन्हें बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बाकी जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनसे ज़्यादा। हिंदी में साधारणतः पलुत का प्रयोग नहीं होता है। जो हिंदी भाषा होती है उसमें नॉर्मली जो पलुत स्वर होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वैदिक भाषा में पलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलता है, क्योंकि 3 मात्राओं का समय लगता है इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे जो ये स्वर होता है ये एक और आधार पर विभाजित किया गया है इनको, जीवा के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर। जो हमारी जीभ होती है उसके प्रयोग के आधार पर भी इसको विभाजित किया गया है। इस आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले आते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसको बोलते हैं हम अग्रस्वर। ये कौन कौन से होता है? छोटी, बड़ी, ए, ऐ। नेक्स्ट आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, जो हमारी जीभ होती है वो समान अवस्था में रहे, न पीछे से उठे ना आगे से उठे, उस अवस्था में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसमें जीवा का मध्य भाग काम करे, उस अवस्था को हम कहते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? ए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से स्वर होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है, जिन जो हमारे जो स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उनको हम कहते हैं पश्च स्वर। कौन कौन से होता है ये? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अ। अयोगवा। अयोगवा क्या होता है? जो हमारी हिंदी वर्णमाला में है, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवा कहते हैं। इन्हें अयोगवा किसने कहा था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये बिना किसी के योग के ही अर्थ वहन करते हैं, बिना किसी के साथ योग के ही, बिना किसी वर्ण के साथ योग के ही अपना एक अलग अर्थ होता है इनका। हिंदी वर्णमाला में जो इनका जो स्थान है वो स्वरों के तो बाद है और व्यंजनों से पहले है। इन जो हमारे जो ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है? जो शीर्ष बिंदु वाला वर्ण होता है, जो हमारा शीर्ष बिंदु लगता है, जो वर्णों के ऊपर बिंदु लगता है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। इसको शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी बोलते हैं। दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग कौन सा होता है? पार्श्व बिंदु वाले वर्ण, जिनके पीछे बिंदु लगता है वे वाले वर्ण विसर्ग होता है। अयोगवा 4 प्रकार के होता है। जो अयोगवा होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले जो होता है उनको अनुनासिक बोलते हैं। दूसरे होता है अनुस्वार, शीर्ष बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं। थर्ड होता है विसर्ग, जो पार्श्व बिंदु वाले जो वर्ण होता है। नेक्स्ट आता है निरुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक कौन सा होता है? जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जो ध्वनियाँ जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हवा होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकले उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। इनको बोलने में जो हवा होती है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है, इसीलिए इनको अनुनासिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अनुस्वार। अनुस्वार कौन से होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलेगी उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम अंगूर,
अंगद, कंकन। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग कौन से होता है? जिस ध्वनि के उच्चारण में है की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जिस ध्वनि के उच्चारण में है की आवाज आई उनको विसर्ग कहते हैं। जैसे मन है कामना, पह पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। नेक्स्ट आता है निरुनासिक। निरुनासिक कौन से वाले होते हैं? जिनके अंदर केवल मुख से हवा निकलती है। इनको मौखिक स्वर भी बोला जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निरुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे ए, आ, ई आदि। नेक्स्ट आता है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या क्या होता है? जो अनुनासिक होते हैं इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस आती है और मुंह से अधिक आती है। जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। या हम कह सकते हैं जिनके जो अनुनासिक होते हैं उनके उच्चारण में नाक से हवा कम निकलेगी और मुंह से ज्यादा। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है? नाक से तो अधिक सांस निकलेगी और जो मुख होता है उससे कम। जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक क्या है? ये जो स्वर होते हैं उनकी विशेषता है। और अनुनासिक में क्या होता है? स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन ध्वनि होती है। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। अब जो अनुस्वार की ध्वनि है उसको प्रकट करने के लिए क्या होता है? वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। और जब ये तत्सम शब्दों में क्या यूज होता है? हमारे जो तत्सम शब्द होते हैं उनके अंदर अनुस्वार यूज होता है और जो उनके तद्भव रूप होते हैं उनके अंदर चंद्र बिंदु लगता है, मीन्स अनुनासिक लगता है। इसका उदाहरण ऐसे है कुछ। अंगुष्ठ से अंगूठा। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ जिसको हम जो तत्सम रूप है, अंगूठे का तत्सम रूप जो है उसको अंगुष्ठ बोला जाता है। उसके ऊपर क्या लगती है? बिंदु लगती है। और जब इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो चंद्र बिंदु लग जाता है। ऐसे ही दंत से दांत, अंत्र से आंत। नेक्स्ट आती है वर्णों की मात्राएं। वर्णों की मात्राएं क्या होती है? जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ जो स्वर मूलक चिन्ह लगे हुए होते हैं उनको हम मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। स्वर के जो चिन्ह उसके साथ लगता है, व्यंजन के साथ लगता है, उनको हम मात्राएं बोलते हैं। ये 10 होती है और हमारा जो ए वर्ण होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े या जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते उनको हम व्यंजन कहते हैं। अन्य शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से नहीं निकलती, वर्ण उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। मीन्स जो ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में जब हम उनको उच्चारण करें उस वक्त हमारे फेफड़ों से पूर्णतः हवा बाहर ना आए, किसी अवरोध के साथ बाहर आ रही हो, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। जैसे कै, खे, गे, घे, चे, छे, तै, थे, दै, भै, मैं इत्यादि। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो ए के बिना संभव नहीं होता है। इसीलिए क्या लगता है, अगर ए नहीं लगा होता है तो उनके नीचे एक हलंत लगा होता है, उसका मतलब होता है ये आधा वर्ण है। उसको पूर्ण करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? उसके साथ ए लगाना पड़ता है, तब वो पूरा वर्ण बनता है, पूरा व्यंजन हो जाता है वो। इनकी संख्या 33 मानी गई है, परंतु अड़े और ढे जो द्विगुण व्यंजन है इन्हें जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजन के प्रकार। अब प्रयत्न की विधि पर व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जो मुंह है उसके अंदर जो जीभ है, जीभ किसी ना मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे, टच करे, उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। या फिर ये भी कह सकते हैं हम, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जो स्पर्श व्यंजन है 25 इनकी संख्या है।
कै से लेकर मै तक इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग-अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान अलग-अलग है। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको अलग-अलग वर्ग में रखा गया है। 25 व्यंजन होते हैं हमारे, जो स्पर्श व्यंजन होता है 25 होते हैं। सबसे पहला आता है कै वर्ग। कै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उन्हें कंठीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो कै वर्ग के व्यंजन होते हैं उनको बोलने के वक्त पर, उनके उच्चारण के समय पर जो हमारी जीवा होती है वो कंठ को स्पर्श करती है। दूसरे आते हैं चै वर्ग के वर्ण। चै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं ये तालु का स्पर्श करते हैं, इसलिए चै वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तीसरे आता है टै वर्ग। टै वर्ग के जो व्यंजन होता है उनको मूर्धा का स्पर्श होता है इनके उच्चारण, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। चौथे आता है तै वर्ग। तै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं इनमें ये दांतों का स्पर्श करके बाहर आते हैं। जो हमारी जीवा होती है दांतों के स्पर्श होता है जिस टाइम पे हम इनका उच्चारण करते हैं, इसलिए इन्हें दंतय व्यंजन भी बोलते हैं। पांचवे आता है पै वर्ग। पै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं होठों का स्पर्श होता है इनके उच्चारण में, होठों का स्पर्श होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं ओष्ठीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होता है? अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं हम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी जो वायु होती है, जो हवा होती है, स्वरों की तरह ही बीच से निकल जाती है, उस उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कुछ-कुछ स्वरों की तरह होता है, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान कौन-कौन सा होता है? यह जो होता है ये तालव्य से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। रे वर्तस्य से या फिर दंतमूल से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो हमारी जीवा होती है वो हमारे मसूड़ों को टच करती है। ल जो होते हैं, ल वाले, ये भी वर्तस्य होता है, दंतमूल ही इनका उच्चारण स्थान होता है। व होता है दंतोष्ठीय, ऊपर वाले दांत और निचले होठ से इसका उच्चारण होता है। ये चारों के चारों सघोष व्यंजन में आते हैं और अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जो ऊष्म होता है उसका अर्थ गर्म होता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांसों में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय क्या हो, एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसे हम ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये वाले व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। उस व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 व्यंजन होता है, श, श, स, है। इनका उच्चारण स्थान ये क्या होता है, जो स, श, स है, तीनों के तीनों स अघोष होता है, अघोष व्यंजन है और महाप्राण है। और है जो है ये सघोष व्यंजन है और महाप्राण है। नेक्स्ट हमारे आता है श्वास या फिर प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। हम कह सकते हैं प्राणतव के आधार पर व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के प्राणतव के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक आते हैं, पहले होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। पहले हमारे आता है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से? जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। जब हम जिनका उच्चारण करने के समय पे हमारे जो मुख है उससे बहुत कम हवा निकलती है, उनको हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होता है? जो हमारे वर्ग होते हैं, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। जैसे कै, गे, ड़े, जै, य, टे,
ड़े, अणे, ते, दे, ने, पे, बे, में। अंतस्थ जो होता है, अंतस्थ जो हमारे व्यंजन है, ये सारे के सारे अल्पप्राण ही है। नेक्स्ट आता है महाप्राण, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां निकले और श्वास अधिक मात्रा में निकले, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक हो, हवा मुख से जो वायु निकले, मुख से जो हवा निकले वो अधिक निकले, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जो हमारे जो वर्ग है, व्यंजन के जो वर्ग है, उनके अंदर हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। और जितने भी ऊष्म वर्ण है, से, है, ये सारे के सारे भी महाप्राण। जैसे ख, घ, छ, झ, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे और से है। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। हम इसका संक्षेप में कह सकते हैं, जो अल्पप्राण है इनके अंदर क्या है, अल्पप्राण और महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है, अधिक मेहनत लगती है। जिनको बोलने में अधिक मेहनत लगे वो होते हैं हमारे महाप्राण, और जिनको बोलने में कम मेहनत लगे वो होता है अल्पप्राण। घोषतव के आधार पर वर्णों के भेद। घोषतव के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होता है, एक होता है घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण, दूसरे होता है अघोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से होता है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां है उनके अंदर कंपन पैदा हो, उनको हम बोलते हैं सघोष या फिर घोष व्यंजन। इसके अंदर कौन कौन से आता है, इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। य, रे, ले, वे, मतलब हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, है भी सघोष वर्ण में आता है। और हमारे जितने स्वर वर्ण होते हैं वे सारे भी सघोष वर्ण ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होता है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हम ये कह सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो स्वर तंत्रियां है उनके अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होती, उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए घोष वर्ण कौन कौन से है, कै, खे, चे, छे, टे, ठे, तै, थे, पे, फे, से। या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है सारे के सारे क्या हो गए, अघोष वर्ण हो गए। और जो से है ये भी अघोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होता है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं वो संयुक्त व्यंजन है। ये संख्या में 4 है। पहला आता है अक्षय। अक्षय किससे मिलकर बना है, एक स्वर रहित कै और दूसरा स्वर सहित से आएगा तब क्या बना, अक्षय बना। देन त्रय। त्रय कैसे बना, स्वर रहित तय प्लस स्वर सहित रे को मिला के बन गया त्रय। देन अज्ञय। अज्ञय कैसे बना, स्वर रहित जय और स्वर सहित अय को मिला के बना अज्ञय। नेक्स्ट आता है श्रेय। श्रेय कैसे बना, स्वर रहित से और स्वर सहित रे को मिला के श्रेय बना। नेक्स्ट आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन सा होता है, जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार रिपीट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन कहेंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। कैसे, एक जो द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन में जो पहला व्यंजन होगा वो तो स्वर रहित होगा और जो दूसरा व्यंजन होगा वो स्वर सहित होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है बिल्ली। बिल्ली में क्या होता है, एक स्वर रहित लय आता है और एक स्वर सहित लय आता है, उससे क्या बन गया, द्वित व्यंजन बन गया बिल्ली। ऐसी पक्का के अंदर होता है, पक्का में एक स्वर रहित क्या आएगा और एक स्वर रहित
स्वर सहित क आएगा तब मिलके क्या बना, पक्का, या फिर जिसको हम आधा और पूरा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब एक तो स्वर रहित व्यंजन आएगा और एक स्वर सहित व्यंजन आएगा, पर दोनों क्या हो गए, अलग अलग व्यंजन हो गए। द्वित्व में क्या था, दोनों सेम व्यंजन थे, और संयुक्ताक्षर में दोनों अलग अलग व्यंजन हो गए। एक स्वर रहित व्यंजन होगा और एक स्वर सहित व्यंजन होगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, संयुक्ताक्षर बना लेंगे। जैसे कै और तय, कै बिना उसके बिना स्वर का व्यंजन है और तय स्वर सहित व्यंजन है, क्या बन गया, संयुक्त। से और थ का जब स्थान लिखते हैं उसमें क्या होता है, एक स्वर रहित व्यंजन आ जाता है, एक स्वर सहित व्यंजन आ गया, स्थान, इनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाता है इन दोनों में। नेक्स्ट आते हैं हिंदी के नए वर्ण। हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंदर 5 नए व्यंजन जोड़े गए हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञय, अड़य और ढ़। किंतु इनमें प्रथम तीन जो व्यंजन जोड़े गए हैं, ये स्वतंत्र ना होकर संयुक्त व्यंजन है, जिनका खंडन किया जा सकता है, जिनके खंड किए जा सकते हैं, जिनको और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। अतः अक्षय, त्रय और अज्ञय की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर अड़य और ढ बनाए गए हैं। जो ड और ढ थे, इनके नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर बनाए गए, अड़य और अढ़य। इनको हम उपक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। यहाँ अड़य और ढ में र की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगाने से भी ये उच्चारित होते हैं। अड़य और जो ढ है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और ये सघोष ध्वनिय है। अड़य जो है वो अल्पप्राण है और ढ महाप्राण है। वर्णों का उच्चारण। अब वर्णों का उच्चारण अलग अलग जगह से होता है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्य 6 भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बनाई गई है। अब जो पहले ये देख लेते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा कहाँ कहाँ पे होता है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, जो दंत दंत तो हमें पता है, दांत वाला भाग, ओष्ठ है ओठ वाला भाग। तालव्य, तालव्य कहाँ होता है, जो हमारी जो मुख का ऊपर वाला भाग जो होता है, कठोर जो भाग होता है ऊपर का, वो भाग क्या होता है, तालव्य होता है। और मूर्धन्य जो तालव्य का अगला भाग होता है, जो हमारे तालु का अगला भाग जो होता है वो होता है मूर्धन्य। या हम कह सकते हैं तालव्य क्या होते हैं, जो हमारे मुंह की जो छत होती है उसको हम तालव्य बोलते हैं, और उसका अगला भाग क्या होता है, मूर्धन्य होता है। कंठ है गले वाला भाग जो होता है, और नासिक्य नाक नाक वाला भाग। अब इनकी जो बोल कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। नासिका, नासिक्य जो नाक वाला भाग है उससे क्या क्या बोले जाते हैं, जो हमारा अनुस्वार होता है वो बोला जाता है। जो अड़े होता है वो बोला जाता है ये, अणे, न, मैं, ये सारे नासिका से बोले जाते हैं। दंत मूल या फिर वर्तस्य भी जिसे बोलता है, वर्तस्य क्या होती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का ऊपरी जो भाग है वो हमारे मसूड़ों को टच करता है, वो वर्तस्य होती है। रे, ले। तीसरे आता है दंतय, दंतय या फिर दंत, दांत से बोले जाने वाले जो जिनमें दांत का स्पर्श होता है वे होता है तय वर्ग के जितने भी व्यंजन होता है सारे के सारे, और श। नेक्स्ट आता है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ भी बोलता है इसको। दांत और ओष्ठ के स्पर्श से जो बोले जाते हैं वर्ण, वे वाले वे होता है। ये आता है ओष्ठ है, हमारे जो होठ होते हैं उनसे बोले, उनको स्पर्श करके जो उनसे वो वर्ण बोले जाते हैं वे वाले। ये होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट आता है ओष्ठ प्लस कंठ। ओष्ठ और कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से होते हैं, ओ, औ, औ। और मूर्धा या फिर मूर्धन्य से बोले जाने वाले कौन कौन से होता है, रीरी और टै वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सारे के सारे, और श, षटकोण। तालु या फिर तालव्य से बोले जाने वाले कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, च वर्ग के सारे वर्ण, य और श। कंठ और तालु से बोले जाने वाले कौन कौन से होते हैं,
ए और आई। कंठ से, खाली जो कंठ से बोले जाते हैं वो होता है ए, आ, विसर्ग, कैवर्ग और है। आज की क्लास में बस इतना ही, वर्णमाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।